वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो पेशेंट से एक टेलर है। कुछ सालों पहले वो इंग्लैंड से भागकर अमेरिका आ गया था और फिर उसने अपनी दुकान खोल दी। यह साल है 1956 का। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 11 साल ही बीते थे। जहाँ के लोगों का मानना था कि टेलर जंग की वजह से यहाँ आया था, लेकिन टेलर को वहाँ की जंग से ज्यादा ब्लू जीन्स से खतरा था जो यूरोप में पहनने का हिस्सा बन गई थी। वो उसी ब्लू जीन्स से बचने के लिए वो अमेरिका आ गया था। उसकी दुकान में मेबल नाम की एक लड़की काम किया करती थी जिसे बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की तरह मानता था। खैर इतने सालों के बाद टेलर की नजर इतनी तेज हो गई थी, वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता सकता था कि वो किस तरह के लोग हैं। जिस इंसान के कंधे नीचे की तरफ होते हैं वो बॉस के लिए काम करता होगा, वहीं जिस आदमी के कंधे ऊपर हो वो पुलिस में काम करने वाला आदमी हो सकता है। टेलर को हर तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती थी, चाहे वो पुलिस वाला हो या गैंगस्टर। हर कोई इस टेलर के पास शानदार सूट सिलवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हर कोई शानदार सूट सिलवाने नहीं आते थे। कोई तो कुछ लेटर भी छोड़ने आते थे, तो कोई इस लेटर को रिसीव करने के लिए, जिनमें दो बंदे थे, एक रिची और एक फ्रांसिस। रिची बॉयल गैंग के बॉस का बेटा था और फ्रांसिस गैंगस्टर बॉस का राइट हैंड है, क्योंकि फ्रांसिस ने बॉस की जान बचाने के लिए 6 गोलियां अपने शरीर पर खाई थी। फ्रांसिस और रिची एक इम्पोर्टेंट लेटर को लेने आए थे। इसके बाद फ्रांसिस टेलर को बाहर निकलने का इशारा करता है। रिची टेलर को बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ पर टेलर को तो बुरा लगता है, फिर भी वो बाहर निकल जाता है। वो बूढ़ा आदमी टाइम पास के लिए मेबल के साथ बातें करता है। बातों बातों में बूढ़े आदमी को पता चलता है कि मेबल जल्दी से यहाँ से जाने वाली है। मेबल यहाँ से पेरिस जाने वाली थी। मेबल यहाँ की यादों को भुलाना चाहती थी, क्योंकि मेबल का बाप एक वक्त में बॉयल गैंग का मेंबर हुआ करता था। उसने मेबल के साथ बहुत गलत किया और एक दिन अपनी जिम्मेदारियों को बिना निभाए वो मर गया। इसलिए मेबल को इस जगह से नफरत हो गई थी, क्योंकि इस जगह पर गैंग और गैंगस्टर भरे पड़े हुए थे। तभी फ्रांसिस और रिची बाहर आ जाते हैं। रिची जाने से पहले वो मेबल को बाय बाय कहता है, जिससे बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कोई बात चल रही है। रात के समय टेलर दारू पीकर वहीं सो रहा था। तभी उसको दुकान में किसी के आने की आवाज आती है। यह मेबल और रिची थे, जिन दोनों का चक्कर चल रहा था। टेलर वहाँ खड़ा यह सब देख रहा था। तभी गलती से उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह दोनों चेक करने के लिए उस कमरे में आते हैं जहाँ टेलर सोया हुआ था। लेकिन टेलर सोने का नाटक करता है। यह देखकर वह दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। जहाँ इस दुकान में बहुत से लोग आते थे, जिनमें आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आते थे। ये ऑर्गेनाइज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज थी जो बड़ी छोटी गैंग को कंट्रोल करती थी। एक दिन रिची और फ्रांसिस को इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर मिलता है, जिसमें एक टैप थी। इस टैप के अंदर उस आदमी की रिकॉर्डिंग थी जो इसी गैंग में रहकर पुलिस को खबर दे रहा था। वो ये टैप लेकर चले जाते हैं। फिर रात में किसी ने टेलर की दुकान का दरवाजा खटखटाया। यह रिची और फ्रांसिस ही थे। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी उस टैप को हासिल करने के लिए। वहीं इस हमले में रिची को गोली भी लगी थी। उसका बहुत खून बह रहा था, इसलिए फ्रांसिस उसको लेटाकर उसके जख्म के ऊपर कुछ रखने के लिए कहा। यहाँ पर रिची की जान को बचाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यह बॉस का बेटा था। अगर ऐसा नहीं किया तो बॉस फ्रांसिस को मार देगा। फ्रांसिस ने यह बात अपने बॉस को बताई और डॉक्टर को भेजने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर का यहाँ पर आना इस वक्त पॉसिबल ही नहीं था। हालांकि बॉस खुद यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन फ्रांसिस उस टेलर को मजबूर करता है रिची के पेट में से गोली निकालने के लिए। हालांकि टेलर को देखकर लग नहीं रहा था कि वो यह काम पहली बार कर रहा हो। इसके बाद फ्रांसिस उस टैप को सूटकेस में रखकर बाहर जाने लगता है। टेलर हिम्मत करके पूछता है कि आखिर इस टैप में क्या है। फ्रांसिस कहता है कि पुलिस हमारे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि पुलिस उस खबरी को बचाना चाहती है जो उनके लिए काम करता है, लेकिन रिची और फ्रांसिस उसको मारना चाहते थे। जहाँ पर यह टाइम 1956 का दौर है, इसलिए इस वक्त में टैप को सुनने के लिए इतना आसान नहीं था। फ्रांसिस को बड़ी दुकान में जाकर इलेक्ट्रिकल प्लेयर लाना होगा जिससे इस टैप को सुन सके। फ्रांसिस यह टैप अपने साथ इसलिए ले नहीं जा रहा था क्योंकि उसको पता था कि यह टैप इस दुकान में ज्यादा सेफ है। एक एक कर फ्रांसिस वहाँ से चला गया। फ्रांसिस जाने के बाद टेलर आराम से सिगारेट पीने लगा। तभी वहाँ पर रिची आ जाता है। वह रिची हमेशा टेलर के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता था, लेकिन वह टेलर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि इस वक्त वो टेलर की वजह से जिंदा है। वो बूढ़े आदमी के पास आकर बैठ गया और वो दोनों कुछ पुरानी बातें करने लगे, जिसमें टेलर बताता है कि जब वो इस शहर में आया था तब उसका पहला कस्टमर तुम्हारा बाप ही था। तब से टेलर गैंगस्टर बॉस के लिए फैमिली टेलर का काम करता आ रहा है। बूढ़ा आदमी इनके लिए ब्रांडेड सूट सिलता था और इनकी औरतों के लिए सलवार। बातों बातों में खबरी की बात बीच में आ गई, जहाँ रिची किसी भी तरीके से उस खबरी को पकड़ना चाहता था। जहाँ टेलर कुछ बताना चाहता था लेकिन पॉइंट पर आकर बात नहीं कर रहा था, इसलिए रिची को गुस्सा आ जाता है। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि आप जिस खबरी की तलाश कर रहे हो और वो कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। रिची कुछ वक्त के लिए मौन हो गया और कुछ देर बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रिची कहता है कि अगर आप इस तरह का मजाक करते रहे तो आप एक दिन मारे जाएंगे। अब रिची टेलर को यहाँ पर आने की वजह पूछता है तो टेलर उसी ब्लू जींस की कहानी बताता है, लेकिन यह हकीकत असल में हकीकत नहीं थी। फ्रांसिस के आने से पहले टेलर रिची को यह बताने की कोशिश करता है कि फ्रांसिस ही शायद यह खबरी हो सकता है,
यह बात टेलर डायरेक्ट नहीं बोलता, लेकिन वो इनडायरेक्ट बोलता है, जिसमें टेलर रिची को बताता है कि इस हमले में केवल तुमको ही गोली क्यों लगी, फ्रांसिस को क्यों नहीं। इस वक्त फ्रांसिस कहाँ गया है। जब फ्रांसिस वापस आता है तो टेलर फ्रांसिस के कान भरने लगता है, जिसमें वो बताता है कि रिची बॉस आपके बारे में उल्टी सुल्टी बात कर रहे थे। रिची को लग रहा है कि आप वही खबरी है। अब यहाँ पर टेलर ने इन दोनों के बीच कड़वास पैदा कर दी थी। कुछ वक्त के बाद रिची और फ्रांसिस आमने सामने आ जाते हैं। रिची फ्रांसिस को बताता है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी। वही फ्रांसिस यह टैप लेने के लिए आया था, जिससे खबरी का पता चल सके, लेकिन रिची फ्रांसिस को हाथ भी नहीं लगा देता उस टैप को। गर्मा गर्मी में बैग खुल जाता है, जिसके अंदर टैप नहीं थी, तो रिची ने फ्रांसिस के ऊपर गन तान दी। इस बीच टेलर ने उन दोनों का ध्यान हटा दिया, तो उनके बीच फायरिंग हो गई, जिसमें रिची मारा गया। अब यहाँ पर फ्रांसिस ने टेलर के साथ मिलकर रिची को एक बॉक्स में बंद करवा दिया। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है। फ्रांसिस ने टेलर को दरवाजा खोलने के लिए कहा और कहा कि थोड़ी देर के लिए बॉस को अपनी बातों में उलझाए रखे, ताकि मैं खून के निशान को हटा सकूं। वहीं जब तक बॉस अंदर आता उससे पहले फ्रांसिस ने फ्लोर को साफ कर दिया था। बॉस ने पहले तो फ्रांसिस का हालचाल पूछा और इसके बाद रिची का, तो फ्रांसिस ने बताया कि रिची थोड़ी देर पहले ही निकल गया। उसने बॉस को कहा कि रिची ने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ से अकेला चला गया। बॉस को यह बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि बॉस जानता था कि रिची को गोली लगी थी और बाहर पुलिस उनको पकड़ना चाहती थी। इस समय यहाँ से अकेले बाहर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर भी बॉस फ्रांसिस की बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि फ्रांसिस ने उसके लिए 6 गोलियां खाई थी। बॉस अपने आदमी को काम पर लगा देता है। इधर बॉस का आदमी उसी बॉक्स पर बैठ जाता है, जिस बॉक्स में रिची की बॉडी है। फ्रांसिस को डर लगने लगा था कि अगर बॉस को पता चल गया तो उसका यह आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए फ्रांसिस ने बॉस को यहाँ से चलने के लिए कहा। उसने बॉस को सुझाव दिया कि उनको रिची को ढूंढना चाहिए, यहाँ पर बैठकर काम नहीं होने वाला। उल्टा बॉस ने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि बॉस के आदमी का कॉल यहीं आने वाला था, इसलिए उसने यहीं रुकने का डिसाइड किया था। इसलिए फ्रांसिस को यहाँ से जाना पड़ा। टेलर और बॉस के बीच काफ़ी बातें हुई। टेलर यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, लेकिन तभी बॉस की नज़र रिची के टंगे हुए सूट पर गई। बॉस ने टेलर से सवाल किया कि दिसंबर के महीने की ठंड में बिना सूट पहने कौन बाहर गया। टेलर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टेलर मजबूरी में बताने वाला था, तभी फ्रांसिस मेबल को लेकर आया। फ्रांसिस ने कहानी बनाई कि मेबल ही वो खबरी है जो यह सब जानती है। रिची इसके पास ही गया था, ऐसा फ्रांसिस ने कहा। बॉस को भी इसी बात पर यकीन हो गया, क्योंकि मेबल भी इसी गली में रहती थी। बॉस को लग रहा था कि अगर रिची बिना कोर्ट के बाहर गया होगा तो भी किसी पास की जगह पर ही गया होगा। टेलर ने मेबल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आई। वो बात निकलवाने के लिए मेबल को मारने लगे। अब यहाँ पर फ्रांसिस ने अपनी बात को हटाने के लिए बेचारी मेबल को फंसा दिया। यह देखकर टेलर को अपना पास्ट याद आ गया। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन फ्रांसिस ने उसको जाने नहीं दिया। अब यहाँ पर टेलर मेबल के साथ ये सब होते हुए देख नहीं सकता था, जिसमें टेलर अपना सच बताता है कि वो इंग्लैंड से इसलिए यहाँ पर आ गया था क्योंकि मेरी दुकान में आग लगने की वजह से मेरी वाइफ और मेरी बेटी मारी गई थी। टेलर बताता है कि मैं मेरी अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आया था। तभी फोन पर किसी का कॉल आता है। टेलर ने कॉल रिसीव किया। टेलर बताता है कि यह कॉल मास्टर रिची का था, जिनके पास टैब भी है। 31 रोड पर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सब कुछ होते हुए भी फ्रांसिस भी देख रहा था। उसको कुछ गड़बड़ लगी तो उसने बॉस को वहां जाने से मना किया, लेकिन बॉस ने फ्रांसिस को इन दोनों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर रख दिया। बॉस के जाने के बाद फ्रांसिस ने इन दोनों पर गन तान दी, लेकिन टेलर ने उसको शांत रहने के लिए बोला, क्योंकि मेबल उसके लिए बहुत काम आने वाली थी। फ्रांसिस पूछता है कि वो कैसे। टेलर ने बताया कि मेबल ही वो खबरी है जो FBI और लाफोटेंस के लिए काम करती है, इसलिए वो रिची के रिलेशनशिप में आई ताकि वो बॉयल की जानकारी FBI और लाफोटेंस को दे सके। लेकिन आउटफिट ऑर्गेनाइजर्स ने उसका पता लगा लिया और टैप में उसका सबूत दिए गए। अब मेबल ने अपना असली मकसद बताया, जिसमें उसका यह मकसद था कि वो शहर के सभी गैंगस्टर को जेल में भिजवाना चाहती थी। इस गैंग की वजह से उसका बाप मारा गया था और उसका बचपन बर्बाद हो गया था। अब यहाँ पर मेबल का बदला लेने का यह तरीका था। वो टैब टेलर के पास थी। अब यहाँ पर टेलर मेबल के पास 2 बातें रखता है, जिनमें से पहली ये होती है कि वो लाफोटेंस को कॉल करके बॉस की लोकेशन बता देगी, जिससे बॉस का राम नाम सत्य हो जाए, या फिर जब बॉस को रिची के बारे में पता चलेगा तो इन सबको मार देगी। अगर बॉस मारा जाएगा तो इस गैंग का नया बॉस फ्रांसिस बन जाएगा। अब यहाँ पर टेलर ने अच्छी तरह से फ्रांसिस और मेबल को मैनिपुलेट कर दिया था। लड़की ने कॉल करके बॉस की लोकेशन बता दी और लाफोटेंस को यहाँ पर बुला लिया ताकि वो टैप के बदले में पैसे ले सके। लाफोटेंस के आते ही फ्रांसिस पीछे छिप गया। उसने लड़की को इशारा करने के लिए कहा ताकि वो लाफोटेंस को मारकर बिना डरे बॉयल गैंग का नया बॉस बन सके। लेकिन लाफोटेंस से पैसे लेने के बाद टेलर ने उसको बता दिया कि अंदर कुछ छिपा हुआ है। अब यहाँ पर फ्रांसिस टेलर की जाल में पूरी तरह से फंस गया था। सभी ने एक दूसरे पर गन तान दी। तभी टेलर ने लाफोटेंस को रिलैक्स होने के लिए कहा, क्योंकि उसने फ्रांसिस की गन में पहले से सारी गोलियां निकाल ली है। यह सुनते ही फ्रांसिस का ध्यान हट जाता है, तो लाफोटेंस के आदमी फ्रांसिस को मार देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब प्लान टेलर का ही था। दरअसल आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो लेटर खुद टेलर ने डाले थे, जिससे बॉयल गैंग को खत्म किया जा सके।
असल में टेलर को उनकी बात करने का तरीका पसंद नहीं था, इसलिए उसने गैंग को खत्म करवा दिया, वो भी बिना गोली चलाए। मेजल अब पेरिस जाने के लिए चली गई। टेलर अपनी दुकान में आग लगा देने के बाद वहां से जाने वाला था कि तभी पीछे से फ्रांसिस टेलर के ऊपर गोली चलाता है, जिस गन में एक ही गोली थी जो टेलर के हाथ को छूकर निकल गई थी। अब फ्रांसिस चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गया था। एक समय पर फ्रांसिस उसके पास आ गया था। फ्रांसिस को लग रहा था कि वो उसको आसानी से मार देगा, लेकिन टेलर बताता है कि तुम्हारी की तरह एक मेरा वक्त हुआ करता था, इंग्लैंड में मेरे नाम से सब लोग कांपते थे। टेलर एक बहुत बड़ी गैंग का लीडर हुआ करता था, लेकिन जब उसको हेलेन मिली तो उसने गैंग को छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद उनकी बेटी लिली पैदा हुई। टेलर बताता है कि मैंने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया, लेकिन अंडरवर्ल्ड ने मुझको छोड़ा नहीं था। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ था। कुछ गैंग के लोगों ने मेरे घर में आग लगाकर मेरी पत्नी और मेरी बेटी को जला दिया। हालांकि मैंने मेरा बदला ले लिया था। बदला लेने के बाद मुझको कोई सुकून नहीं मिला, तो मैं टेलर बन के अमेरिका आ गया। लेकिन तभी फ्रांसिस ने उस पर हमला कर दिया, मगर टेलर बहुत खतरनाक आदमी था। उसने फ्रांसिस का गैंग बजा दिया और फिर अपना सामान लेकर वहां से निकल गया। और इसी के साथ ही यह फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।